अब खबर ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी 30 अक्टूबर हतमी डेट इसकी आ गई है प्राइवेटाइजेशन के लिए। और इसमें जो पार्टी जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया उनमें फ्लाई जना है, एयर ब्लू है, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन है, ब्लू वर्ल्ड सिटी है, पाक एथेनॉल कंसोर्शियम है और YB होल्डिंग्स कंसोर्शियम शामिल है। पहले ये बात की जा रही थी कि जनाब 100% इसका स्टेक जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दिया जाए, लेकिन अब गवर्नमेंट जो है वो 60% शेयर्स जो हैं उनकी नीलामी कर रही है। और कहा यह जा रहा है कि जनाब इसके ऑपरेशनल जो हैं वो अलग होंगे और दीगर असासे इसका अलग होंगे। किस तरह का ये मोड है इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इस बीच में एक और भी अहम खबर सामने आई, वो ये कि इनका जो एम्प्लॉयज़ फंड है इसमें तकरीबन 40 अरब रुपए का ये फंड था जिसको खर्च कर दिया गया है ऑपरेशनल अखराजात के अंदर। और पेंशन फंड के गलत इस्तेमाल पर मुलाजमीन जो है वो अदालत पहुंच गए। तो ये भी एक लायबिलिटी होगी जो कि नए बायर के ऊपर होगी। इन तमाम चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक अली साहब, मुआशी तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया। एविएशन के को बहुत गौर से देखा है और बड़ी एक्सपर्टीज़ है तारिक अली साहब की। तारिक साहब बहुत शुक्रिया एक बार फिर, आप आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। और हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट नबील जावेद खलून साहब ने, जिन्होंने ये पिटीशन फाइल की है, जो ये लेकर गए इस मामले को, इनके फंड, ये जो इनका फंड है एम्प्लॉइज़ का जो पेंशन फंड है, इस हवाले से दोनों हजरात हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ, किस तरह से देखा जा रहा है ये 30 अक्टूबर की जो बात की जा रही है पार्टिसिपेशन के हवाले से, क्या खाका इस वक्त सामने आ रहा है आपके जहन में पाकिस्तान इंटरनेशनल कौमी एयरलाइन की प्राइवेटाइजेशन का? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एक तो देखिए, एक बात यह है कि एक चीज तो साबित हो गई है कि PIA जिस इंतजामिया के हाथ में है कई दहाइयों से, वो इनके बस की बात नहीं। अभी आप देखें लंदन में इन्होंने एम्प्लॉइज जो हैं लोकल एम्प्लॉइज को फायर किया है, जिसकी वजह से इनको उधर मिलियंस ऑफ पाउंड्स का पैसे देना पड़े। इन्होंने अपना जो मैनेजर भी रखा हुआ है, उधर फाइनेंस मैनेजर भी है, स्टेशन मैनेजर भी है, और लोकल एम्प्लॉइज को ये निकालना चाहते हैं। जो इंतजामिया है उनको दे हैव नो आइडिया ऑफ हाउ टू रन दीज ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आपने फारग करना है, देयर आर सर्टेन रूल्स टू बी फॉलोड। अब ये जो भी आदमी जिसको जो भी लेगा, सिर्फ हुकूमत को सिर्फ एक काम है कि वो जो पार्टी जिसको भी दे उसको इट्स रिलायबल होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी फ्रंट कंपनी ऑफ एनी फॉरेन एयरलाइन। और ये PIA जो है शुड रिमेन एज अ फ्लैग कैरियर ऑल्दो प्राइवेटाइज्ड, and it must remain as a flag carrier of this country। और उसके लिए इनको they will have to go through it बड़ी ट्रांसपेरेंटली करना पड़ेगा। जहाँ तक आपके बाकी जो लाइबिलिटीज हैं, अब वो लाइबिलिटीज में जो बात निकली ये जो सर मैं आता हूँ, वो लाइबिलिटी की तरफ आता हूँ, लेकिन इससे पहले आप ये कहना चाह रहे हैं कि नेशनल फ्लैग बेयरर जो है वो वही रहे, नए इसके अंदर जो है इंतज़ामी मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर आए, इसके ऑपरेशंस जारी रखे जाएं। और इसमें जो बात की जा रही थी तकरीबन 3 साल में $50 करोड़ की सरमायाकारी होगी, ये भी एक लाजमी शर्त थी। तो आप समझते हैं पाकिस्तान में जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो इतना काबिल है? हालांकि आप देख लें यहाँ पे फ्लाई जना भी है, एयर ब्लू भी है और दीगर एयरलाइंस भी इस वक्त चल रही हैं, और हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो इंतहाई कैपेबल है कि ये सारी चीज़ें कर ले, वो लेकर चल सकता है। तो इसमें रेजिस्टेंस कहाँ से देखी जा सकती है? देखिए, गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा, दे विल हैव टू गेट एक बंदा प्रोफेशनल जो एविएशन का हो, बट और मैनेजमेंट का के बोर्ड के बीच में गवर्नमेंट का असर बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। जितनी देर गवर्नमेंट का असर होगा तो वो यही लोग होगा या कोई रिटायर्ड लोग होंगे जिनकी ये डंपिंग ग्राउंड बन गई है। अब आप देखें जो एक बंदा था, इन्होंने एक 73 ईयर आदमी को, जिसकी फेक डिग्री थी, 1977 में आया, तो वो बाजवा साहब के भाई थे, कि रखा आपने पहले। और आपकी इतनी इंतजाम मैनेजमेंट में इतनी खराबियां हैं कि उसकी फेक इंटरमीडिएट डिग्री को नहीं ये कर सके। अब आपको ये भले आप बाहर से बंदा लेके आए, बट इट शुड बी एन एविएशन
He should not be a retired bureaucrat or a retired uniformed officer because उनके बस का काम नहीं है. Enough has been done. ये एक्सपेरिमेंट्स बहुत हो चुकी हैं. ये इस तरह एयरलाइन ना एयरलाइन चलेगी ना सिविल एविएशन चलेगी because they specialized field and they have to be run. They are service oriented industry है. You have to cater to the client where the boss has got no other role but to provide services. और आपको रेगुलेटरी कंट्रोल जो सिविल एविएशन का इकाओ का और बाकी जितनी वो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं जैसे ऐसा है आपको उनको फॉलो कर. जब वो आपको एक रिकमेंडेशन देते हैं वो रिकमेंडेशन का मतलब आप वॉलंटरी नहीं है. इफ यू डू नॉट फॉलो द रिकमेंडेशन, हाँ वो मैं ऐसा लगता है कि वो देखते ही नहीं है, देखना ही नहीं चाहते उन रिकमेंडेशंस को, क्योंकि फिर वो पॉलिटिकल अपॉइंटीज होती है वहां पर. अच्छा जरा मैं आगे बढ़ाता हूं बात को. नबील जावेद साहब भी मौजूद हैं. नबील साहब पहले तो ये बताइए ये क्या मामला है जो इस वक्त आपका एक जो है न्यूज़पेपर्स के अंदर ऐड भी आया था और एम्प्लॉइज फंड्स के हवाले से कि 40 अरब रुपए वहां के जो है वो ऑपरेशनल अखराजात में लग गए. क्या मामला है जरा बताइएगा. जी थैंक यू सो मच इमरान साहब मौका देने का, बात करने का. सर एक्चुअली ऐसा है कि पीआईए जब 1955 में ऑपरेशनल हुआ था तो उस वक्त 1976 तक उसके पास कोई पेंशन स्कीम नहीं थी. यानी जो पीआईए से लोग रिटायर्ड होते थे उनके पास कोई पेंशन स्कीम नहीं थी. तो 1976 में पीआईए ने अपनी पेंशन स्कीम लॉन्च की और उस वक्त एक उन्होंने पेंशन फंड बनाया. सर उस पेंशन फंड के अंदर जो है पीआईए ने ये फॉर्मूला दिया कि जो एम्प्लॉय रिटायर्ड होगा उसका 50% जो उसकी सैलरी होगी उसका उतना कंट्रीब्यूट करेंगे और उतनी उसको पेंशन दी जाएगी. सर हाँ. अब ये सब कंटिन्यू काम चलता रहा और 2003 में जाके सर 2003 में पीआईए ने क्या किया, पीआईए ने जो है इसको चेंज कर दिया और कहा कि अब जो पायलट्स होंगे रिटायर्ड होंगे उनको उनकी लास्ट डॉन सैलरी का 80% दिया जाएगी, पेंशन दी जाएगी और ऑफिसर्स कैटेगरी को 32% दी जाएगी. इससे मुराद ये थी कि पीआईए पहले असेस कर लेता था कि कितने एम्प्लॉयज रिटायर्ड होने वाले हैं, उसके लिहाज से उस फंड के अंदर वो पैसे डाल लेता था. उस फंड के जो ट्रस्टीज थे वो पीआईए के खुद मैनेजमेंट थी और बेनिफिशरीज थे वो रिटायर्ड एम्प्लॉयज थे सब. और इसमें लिखा हुआ ट्रस्ट फंड के अंदर कि ये पैसा सिर्फ ट्रस्ट पेंशनर्स ही को दिया जाएगा. सर लेकिन सर वक्त के साथ साथ हुआ इस तरह के पीआईए को ऑपरेशनल कॉस्ट पड़ती थी, ऑपरेशनल इश्यूज की वजह से पीआईए ने उस फंड में से पैसा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. सर हालांकि वो पैसा वो बैंक में था, वो पीआईए सिक्योरिटी एक्सचेंज में लगाता था, लेकिन पीआईए ने एज के वो पेंशनर्स को दे पीआईए ने वो अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. सब और 2021 की जो बुक्स आई हैं जो 2022 का जो ऑडिट हुआ उसमें लिखा हुआ है कि जी पीआईए के पास जो लायबिलिटी है वो 30 बिलियन की लायबिलिटी है और 2022 में उन्होंने शो किया कि इसमें 5 बिलियन पड़ा हुआ है और 30 बिलियन अभी लायबिलिटी है पीआईए के ऊपर. सर ये सर इसमें भी इसका लेटेस्ट इसकी है इंफॉर्मेशन. नहीं तो फिर ये लायबिलिटी जो है वो डाली जा बात की जा रही है कि नया जो बायर होगा वो इसको ओन करे. एग्जैक्टली सर देखें चूंकि इसकी रीजन ये है कि जो लायबिलिटी पीआईए के ऊपर आती है, जो पीआईए की जो ट्रस्ट फंड में लायबिलिटी है वो 30 बिलियन की है. इससे मुराद ये है कि जो पीआईए ने पैसा निकाला अपने ऑपरेशनल कॉस्ट में निकाला, फर्दर जो उस पर इंटरेस्ट क्रिएट हुआ जो उसको री इन्वेस्ट किया गया वो 30 बिलियन की अमाउंट थी. तो पीआईए ने खुद से ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए 30 बिलियन की जो है वो ऑलमोस्ट अमाउंट इसमें निकाली और ऑपरेशनल इस्तेमाल किया. हालांकि वो पैसा ट्रस्ट फंड का था, वो पीआईए अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट पर नहीं इस्तेमाल कर सकती थी. तो लिहाजा जो बायर इसको परचेज करेगा. सवाल मेरा ये होगा, मेरा सवाल नबील साहब ये होगा कि ये मामला इस वक्त क्यों उठाया गया, ये मामला इससे पहले क्यों नहीं उठाया गया, और अगर उठाया गया तो उसका क्या जो है वो ट्रैक रहा, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा. नाज़रीन हमारे साथ तारिक अली साहब भी और नबील साहब भी मौजूद हैं. एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं.